मीटर क्षेत्र एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। मीटर क्षेत्र व्हीट स्टोन क्षेत्र पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसकी बनावट जानते हैं कैसी होती है। इसमें यल आकार की एक और ये दो दो पत्तियां होती हैं यल आकार की, और बीच में एक सीधी पत्ती होती है। यल आकार की जो पत्ती होती है और ये जो सीधी पत्ती होती है, इसकी इन दोनों टर्मिनलों के बीच एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है। और जो दूसरा यहाँ पर है सीधी पत्ती और यल पत्ती, इसके सिरों के बीच यहाँ पर हम एक वो तार लगा देते हैं जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। इसके बाद इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है AB। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज, यानी मीटर क्षेत्र इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। ये जो तार होता है, ये तार जो होगा ये या तो मैग्नीन का होगा, मैग्नीन, या फिर कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ये मिश्र धातुएं होती हैं और खास तौर से इन्हीं का बनाया जाता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, और पूरी लंबाई इसकी जो होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, क्यों भाई इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी और का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? तो उसके पीछे कारण है, इनका जो प्रतिरोधकता होता है बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोधकता जो होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है, और इसके अलावा ताप प्रसार गुणांक निम्न होता है। ताप प्रसार गुणांक, जिसको आप सिग्मा से लिखते हो, ये निम्न होता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोधकता तो इनकी ज्यादा है ही, प्रतिरोधकता जिसको आप रो से लिखते हो ये तो ज्यादा है ही। साथ ही साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से इनमें जो प्रतिरोधकता में इसके जो परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका ताप प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई इसमें हम जो तार इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ए और बी जो तार, इनके सिरों के बीच हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और पूरा सेटअप यहाँ पर हो जाएगा। इसमें एक मीटर स्केल भी लगा रहता है जिससे हम पता कर सके, यानी इसमें 1 से 100 सेंटीमीटर तक लंबाइयां दी होती हैं। हमें यहाँ पहले इसका सिद्धांत समझ लेना आखिर कैसे काम करेगा। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत है वो व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु क्या था, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू और आर एस एक वर्ग की भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाते थे। इसमें जो ए बी सी डी ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं प्रतिरोधों के द्वारा निरूपित कर दी जाती हैं, और बीच में जो विकर्ण यहाँ बी डी है इसमें एक धारा मापी लगाते हैं, और जो एसी विकर्ण इसके बीच हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। और अगर हम इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित कर लें कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना आए, तो कहते हैं कि ये जो सेतु है, ये जो व्हीट स्टोन सेतु है, ये संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, और उस अवस्था में धारा मापी में कोई करंट नहीं आता है। ठीक है, ये P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये अनुपात मेंटेन रहेगा। आप ऐसे भी ले सकते हो P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसी सेम सिद्धांत पर काम करेगा ये। इसमें करेंगे क्या, ये जो सीधी पत्ती इसके बीच में एक पॉइंट जो बी है, इस बी से हम एक धारा मापी कनेक्ट करेंगे। धारा मापी से हम यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी यानी जॉकी कनेक्ट करेंगे। इस जॉकी को इस तार पर कहीं पर भी हम टच करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। स्लाइड नहीं कराया जाता, केवल टच कराया जाता, नहीं तो तार छिल जाएगा। इसकी सहायता से हम इस तार पर पता करेंगे वह बिंदु जहां पर धारा मापी की जो सुई है वो 0 पर हो, यानी धारा मापी में अविक्षेप हो, कोई विक्षेप ना हो, शून्य विक्षेप हो। मान लेते कि वो बिंदु जो है वो सी है। अब ध्यान से देखो तो यहां पर ये दो प्रतिरोध लगे हैं और नीचे एक एसी तार का प्रतिरोध होगा, इधर बीसी तार का प्रतिरोध होगा। तो पी क्यू आर एस के जैसा यहाँ पर कुछ बन रहा है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, यहाँ का प्रतिरोध पी और यहाँ का नाम दे दूं मैं क्यू, तो पी क्यू आर एस जैसा यहाँ पर सिस्टम बन रहा है। यानी ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के जैसा यहाँ पर हम कुछ बना ले जाएंगे अगर हम संतुलन बिंदु सी प्राप्त कर ले तो। मान लीजिए कि जो संतुलन बिंदु सी प्राप्त हुआ है, इसकी यहाँ बिंदु ए से जो दूरी है वो है L सेंटीमीटर।
ठीक है, ए से सी तक का हमने यहाँ पर मान लिया, जो ए से सी तक है वो है L सेंटीमीटर। तो बी से सी तक का कितना हो जाएगा यहाँ पर लंबाई, तो बी सी यहाँ पर हो जाएगा, देखो टोटल है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अगर ए सी L सेंटीमीटर तो बी सी हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। मान लिया इस तार की जो प्रतिरोधकता है वो रो है। प्रतिरोधकता जो होती है लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। पदार्थ सेम है तो प्रतिरोधकता बदलेगा नहीं। प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा तो उस केस में हम इसका प्रतिरोध AC का और BC का निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा देखते हैं। जो प्रतिरोध AC का बनेगा इसको मैंने P नाम दिया है। P मतलब हो जाएगा AC का प्रतिरोध, और AC का प्रतिरोध आपने पहले पढ़ चुका है ओम के नियम में कि प्रतिरोध किस प्रकार लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा रो इंटू L बाई ए। हमने मान लिया कि जो तार है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। ऐसा नहीं कि तार कहीं मोटा है कहीं पतला है, एक समान थिकनेस है उसकी। तो ये हो जाएगा, ये P प्रतिरोध AC का प्रतिरोध है। ये जो Q है ये कितना हो जाएगा, इधर वाला प्रतिरोध। तो फार्मूला सेम चलेगा, रो L की जगह कितना होगा लंबाई 100 माइनस L, 100 माइनस L, और नीचे ए। P और Q निकल आया। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। उससे क्या हो जाएगा, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है संतुलन की अवस्था में। चलो P का मान कितना आया है, रो L बाई ए। Q का मान कितना आया है, Q का मान आया है रो इंटू 100 माइनस L बाई ए, 100 माइनस L बाई ए इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा देखो R बाई एस। R ये ज्ञात प्रतिरोध है और S अज्ञात प्रतिरोध है, तो यहां हो जाएगा R बाई एस। ए से ए हटा दीजिए, रो से रो कट जाएगा, यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा, L बटे 100 माइनस L इक्वल टू R बाई एस, ये मिल जाएगा। तो यहां से यस निकालना बड़ा आसान है, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S को इधर ले आइए, आ जाएगा R 100 माइनस L बाई एल। तो इस तरह से हम ये जो प्रतिरोध S है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके S इक्वल टू R 100 माइनस L बाई एल। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। एक चीज और विशेष बात, जब यहां संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए उस केस में अगर हम चाहें तो बैटरी और धारा मापी की स्थिति को बदल दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, या सिंपल कहें बैटरी और धारा मापी की स्थिति को बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस स्थिति में वो संतुलन की स्थिति हो जाएगी। बैटरी को यहां लगा दो और धारा मापी को यहां कर दो। तो उम्मीद है अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आता है, इसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कैसी होगी इसकी, सुग्राह्यता जिसे कहते हो। सुग्राह्यता होने का मतलब धारा मापी की सुग्राह्यता से मतलब होता है कि यानी कि ये जो पॉइंट है जिसे आप कहते हो आविक्षेप बिंदु, संतुलन बिंदु कहते हो, अगर ये जो पॉइंट है जरा सा भी इधर उधर डिसबैलेंस हो, अगर धारा मापी की सुई पूर्ण विक्षेप देती है किसी एक डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये जो सेतु है ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, जरा सा भी अगर आपने संतुलन बिंदु में चेंज किया तो उस केस में धारा मापी में अगर पूर्ण विक्षेप मिलेगा तो कहेंगे ये ज्यादा संतुलित है। उम्मीद है आप इस टॉपिक को अब समझ गए होंगे। इसके क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं और सिंपल ये टॉपिक भी पूछ लेता है, तो आप इसे तैयार रखेंगे।